शिव, आपने अपनी ट्रेनिंग का पहला चरण पूरा कर लिया, आपको बधाई। आप अब अपने ज़िले में पहले अटैचमेंट पे भी जा रहे हैं, आपको हमारी शुभकामनाएं। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले 3 सालों से यूनाइटेड माइंड्स लगातार टॉपर्स मीट का आयोजन कर रहा है इलाहाबाद में। इस बार भी हम करने जा रहे हैं। पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि आप बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो हिंदी भाषी क्षेत्रों से आते हैं, और यूपीएससी की जो प्रणाली बदल रही है परीक्षा की, उसके संबंध में हिंदी भाषी प्रतियोगियों को कैसे तैयारी करनी चाहिए? जी, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस बात के लिए कि आपने मुझे इस साक्षात्कार के लिए बुलाया। और पिछले वर्ष भी हम इस तरह के वर्कशॉप में जाते रहे हैं और जो प्रतियोगी हैं उनको लगातार मार्गदर्शन प्रदान करते रहे हैं। ऐसे में इस प्रकार की जो टॉपर्स मीट हो रही हैं उनका बहुत महत्वपूर्ण रोल है, और इसके लिए हम आपको स्वयं बधाई देना चाहेंगे कि आपने इस प्रकार के आयोजन जो हैं उनको करने का निश्चय किया है। सबसे पहले तो मैं उन प्रतियोगियों को यह संदेश देना चाहूँगा कि जिन्होंने सिविल सेवा को एक करियर विकल्प के रूप में चुनने का निर्णय लिया है, कि वो एक ऐसी सेवा में जा रहे हैं जो कि आज भी, जबकि करियर के बहुत से विकल्प उपलब्ध हैं, उसके बावजूद भी आकर्षण का बहुत बड़ा केंद्र बना हुआ है। इसका कारण ये है कि सिविल सेवा एक ऐसी सेवा है कि जिसके माध्यम से आप वो सब कुछ एक साथ पा सकते हैं जिसको कोई भी युवा पाना चाहता है। जैसे कि इस सेवा में अच्छा वेतन है, एक प्रतिष्ठापूर्ण सेवा अब भी मानी जाती है अंग्रेजों के काल से लेकर के, जॉब की सिक्योरिटी है, शुरू से ही व्यापक अधिकार क्षेत्र मिलते हैं। आप प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं तो आपको शुरुआत से ही किसी कंपनी का सीईओ नहीं बना दिया जाता है, लेकिन जब आप सिविल सेवा को ज्वाइन करते हैं तो आप बड़े कारपोरेशन, बड़े जिले का शुरुआत से ही प्रभार देखते हैं। आपके अंडर में बहुत से लोग काम करते हैं। यद्यपि कि ये चुनौतीपूर्ण है, काफ़ी विविधतापूर्ण है, लेकिन फिर भी अगर आज समाज और देश के लिए अगर कोई सबसे बेहतर कर सकता है तो वो सिविल सेवक है। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि अगर एक साथ ये बहुत सी चीज़ें एक साथ अगर कोई प्राप्त कर सकता है तो एकमात्र करियर सिविल सेवा के रूप में ही मुझे नज़र आता है। लेकिन सिविल सेवा को एक बार अपना करियर विकल्प चुनने का जब निर्णय ले लिया तो उसके बाद जो प्रतियोगी होते हैं उनके मन में तरह तरह के सवाल आते हैं कि प्रतियोगिता की तैयारी के लिए क्या किया जाए, कहाँ से शुरुआत की जाए, किन विषयों का चुनाव किया जाए, किन कोचिंग संस्थानों में प्रवेश लिया जाए, इसके लिए बेहतर समय क्या है, पीजी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कोचिंग में प्रवेश लिया भी जाए कि ना लिया जाए, कोचिंग में प्रवेश लिया जाए कि ना लिया जाए, अगर कोचिंग में प्रवेश ले लिया जाए तो किस तरह के संस्थानों में प्रवेश लिया जाए। इस तरह के तमाम सवाल प्रतियोगियों के मन में घुमड़ते रहते हैं, और अगर ऐसे में उनको सही मार्गदर्शन नहीं मिलता है तो वो अपने रास्ते से भटक जाते हैं। तो अपने इस संदेश के माध्यम से मैं परीक्षा के प्रत्येक चरण और प्रत्येक प्रक्रिया का विश्लेषण करूंगा और ये संदेश देने की कोशिश करूंगा कि वो सही रास्ते पे आए। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि अगर आपने एक करियर विकल्प के रूप में सिविल सेवा को चुनने का निर्णय किया तो सबसे पहले किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। उसमें 2-3 बातें आती हैं कि जैसे विषय का चुनाव, विषय के चुनाव के बाद उसके लिए प्रामाणिक पाठ्य सामग्री का चुनाव, और जो सबसे महत्वपूर्ण वो है मार्गदर्शन की उपलब्धता अर्थात कोचिंग संस्थान का चयन। विषय के चयन के बारे में अधिकतर प्रतियोगी अपने एकेडमिक करियर से संबंधित विषयों का चुनाव करते हैं, जो कई मायनों में फायदेमंद होता है क्योंकि उसमें लोगों की पहले से ही अच्छी तैयारी होती है, रुचि भी स्वाभाविक रूप से होती है, तभी वो अपने एकेडमिक करियर में उसको अपनाते हैं और उसको तैयार करना उनको आसान लगता है। लेकिन अगर हम अपने बैच की बात करें तो यहाँ पे लगभग 50% से ज़्यादा लोग ऐसे चयनित होकर के आए हैं जिन्होंने अपने एकेडमिक से इतर विषयों का चुनाव किया था। खासतौर से साइंस बैकग्राउंड के लोग ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट आज भी जैसे कि इतिहास, दर्शन शास्त्र, भूगोल आदि विषयों का चुनाव कर रहे हैं। काफ़ी स्कोरिंग है और उसमें अच्छा रिजल्ट आ रहा है। तो विषय का चुनाव इस परीक्षा का बहुत ही क्रूशियल पॉइंट है, इसमें ध्यान देने की ज़रूरत है। और इसके अंतर्गत मैं 3 बातों पर ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। एक तो विषय में अभिरुचि का होना, एक उसमें मार्गदर्शन एवं पाठ्य सामग्री की उपलब्धता का होना, और तीसरा इस समय सिविल सर्विस में उस विषय की परफॉर्मेंस क्या है, अर्थात स्कोरिंग है अथवा नहीं, उसको तैयार करना आसान है कि कठिन है। इन अगर चीज़ों पे
इन चीज़ों के आधार पे, इन कसौटियों के आधार पे अगर वे विषय का चुनाव करते हैं तो बेहतर रहेगा। मतलब बच्चों को ये ध्यान रखना चाहिए कि जो सब्जेक्ट वो चुन रहे हैं सबसे पहले उसमें उनकी रुचि हो। जी बिल्कुल। रुचि है, इसके अलावा उस विषय में प्रामाणिक सामग्री उपलब्ध है या नहीं। कई हाँ, बार ऐसा हो सकता है कि कोई विषय आपको बहुत पसंद है, रुचि बिल्कुल लेकिन उसमें प्रामाणिक सामग्री नहीं है, तो आप उस पर अच्छा स्कोर नहीं कर सकते। बिल्कुल। या अच्छी कोचिंग्स नहीं है, तो आप उस पर अच्छा स्कोर नहीं कर सकते। हाँ बिल्कुल। अब कई विषय बहुत अच्छे होते हैं, जैसे कि साइकोलॉजी हिंदी मीडियम वालों के लिए लगता है कि ये तो बड़ी अच्छी अच्छी बातें करता है, लेकिन दिक्कत ये है कि उसमें हिंदी माध्यम में कम से कम प्रामाणिक पाठ्य सामग्री उपलब्ध नहीं है, और हिंदी माध्यम के लोगों के विगत वर्षों में उसमें अच्छे अंक आए हों ऐसा भी नहीं प्रतीत होता है। तो अभिरुचि के साथ साथ इन चीज़ों पे भी ध्यान रहना आवश्यक है कि क्या उसमें आपको सुलभता से पाठ्य सामग्री उपलब्ध है, मार्गदर्शन उपलब्ध है कि नहीं, और अंततः आप उसमें क्या लिख करके बेहतर कर सकते हैं, अच्छा स्कोर ला सकते हैं या नहीं। बदलते परिवेश में जो यूपीएससी जैसे एग्जाम्स ले रही है, जैसा पेपर सेट किया जा रहा है, वो प्री का हो या मेंस का, दोनों में काफी बदलाव देखने में आया है। तो ऐसे में जो हिंदी भाषी क्षेत्र से लोग आते हैं और खासकर हिंदी मीडियम का जो स्टूडेंट है वो काफी घबराया हुआ है कि मुझे सिविल्स में आना भी चाहिए कि नहीं आना चाहिए। तो आप उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो आए या ना आए, और आए तो फिर करें क्या वो? देखिए, विगत 3-4 वर्षों में यूपीएससी का जो पैटर्न है उसमें काफ़ी बदलाव देखने में आए हैं। यूपीएससी ने पहले तो मुख्य परीक्षा का जो पैटर्न था उसे बदला, परंपरागत प्रश्न पूछे जाते रहे थे। फिर उसने प्रश्नों की प्रकृति को इस तरफ मोड़ा जिससे कि छात्रों में नई जानकारी को ग्रहण करने की क्षमता, उनकी रचनात्मकता, उनकी मौलिक सोच, उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, इन सब चीज़ों का टेस्ट करने की कोशिश की है। विगत 2-3 वर्षों के मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्रों को अगर उठा के देखा जाए तो वास्तव में यूपीएससी की कोशिश ये रहती है कि वो आपके ओवरऑल पर्सनालिटी का टेस्ट करे कि क्या आप वाकई में प्रशासन में जाने के लायक हैं, क्या आपके व्यक्तित्व में वो सारे गुण हैं जो एक कुशल प्रशासक में होने चाहिए। क्योंकि वास्तव में आज हम लोग देखें तो प्रशासनिक क्षेत्र भी एक क्राइसिस के दौर से गुजर रहा है। लोगों की इंटीग्रिटी जो है वो डाउटफुल होती जा रही है, लोगों में वो एफिशिएंसी नहीं रही जो अंग्रेजों के ज़माने में होती थी, लोगों पे जिम्मेदारी का भार बहुत ज़्यादा हो गया है। ऐसे में यूपीएससी के सामने ये बहुत बड़ी चुनौती है कि वो सही व्यक्ति का चुनाव करे, क्योंकि आप जिस सेवा में जा रहे हैं उसमें काफ़ी चुनौतियाँ हैं, काफ़ी उत्तरदायित्व हैं। तो उन लोगों को ये देखना होगा कि क्या आप इतने उत्तरदायित्व निभाने के लायक हैं अथवा नहीं। तो इसी कड़ी में यूपीएससी का प्रयास ये है कि विद्यार्थी के ज्ञान की अपेक्षा उसके व्यक्तित्व का परीक्षण क्यों ना हम प्रारंभिक परीक्षा से ही शुरू कर दें। मतलब उसकी समझ का परीक्षण हो, ना कि उसके ज्ञान का, सिर्फ पूरे ज्ञान का नहीं, सारी चीजें वो कैसे समझता है पूरे समाज को, देश को। बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली सूचना प्रौद्योगिकी का आज जमाना है, आजकल सूचनाओं की उपलब्धता सबके पास है। कंप्यूटर पे एक बार क्लिक करिए, आपको सारी डाटा, सारे आंकड़े, सब कुछ अपने आप उपलब्ध हो जाता है। तो अब ये नहीं रहा कि किसी की नॉलेज पे या किसी की इंफॉर्मेशन पे कोई मोनोपोली है। अब बस देखने की बात ये है कि केवल जो उपलब्ध ज्ञान है या उपलब्ध जो सामग्री है उसमें आप किस तरह की एनालिसिस करते हैं, किस तरह की उस अप्रोच अपनाते हैं कि उससे आप सही निष्कर्ष पे पहुंचे और सही काम कर सकें। तो इसलिए यूपीएससी का प्रयास अब शुरू से ही विद्यार्थियों की अवधारणात्मक समझ को परखने में है, विद्यार्थियों की इस क्वालिटी को परखने में है कि क्या वो तुलनात्मक अध्ययन करने में सक्षम है कि नहीं, दो अलग अलग चीजें हैं, उनमें से बेहतर विकल्प को चुन सकते हैं कि नहीं। अगर कोई सिचुएशन आती है उनके सामने तो उसमें वो डिसीजन ले पाने में सक्षम है कि नहीं। तो ये यूपीएससी जो है ये प्रारंभिक परीक्षा के दौर से ही इस बात को सुनिश्चित करने लगता है कि वो किसी प्रतियोगी के अंतर्गत जो प्रशासक के अंतर्गत गुण होने चाहिए उसको वो रखता है कि नहीं। मुख्य पर अब सिर्फ रटने से काम नहीं चलेगा, आपको समझदार होना पड़ेगा और विषयों को समझना पड़ेगा। आप किताबें पढ़ के सिर्फ रट लें, उससे काम नहीं चलेगा। नहीं, रटने से काम तो कतई नहीं चलने वाला है, जहाँ तक मेरा मानना है। और रटने से पहले भी काम नहीं चलता था। कुछ एक अगर अपवादों को छोड़ दिया जाए तो जब तक विषय पे आपकी अवधारणात्मक समझ नहीं होगी, उस पर आप अपनी मौलिक लेखन शैली का विकास नहीं करेंगे, अपने अंदर कम्युनिकेशन स्किल नहीं डेवलप करेंगे। ज़्यादातर विद्यार्थियों के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि उनके पास काफ़ी ज्ञान इकट्ठा हो चुका होता है, लेकिन मुख्य परीक्षा में लिखने की आदत ना होने के कारण या लेखन शैली का विकास ना होने के कारण वो अपनी बात मुख्य परीक्षा में अपनी कॉपी के अंतर्गत नहीं कर पाते हैं, और जब साक्षात्कार का सामना करते हैं तो वहाँ अपनी बात को
इंटरव्यू बोर्ड के सामने नहीं रख पाते हैं। ये एक बहुत बड़ी समस्या रही है खासतौर से हिंदी माध्यम के प्रतियोगियों के लिए, कि वो चाहे वो मुख्य परीक्षा हो या साक्षात्कार हो, उसमें वो अपनी बात को ढंग से कह नहीं पाते हैं। हिंदी माध्यम के प्रतियोगियों को खासा दिक्कत पेश आ रही है अपने आप को नए बदलते पैटर्न में समायोजित करने में। तो उसके लिए मुझे लगता है कि 2-3 चीज़ें जिम्मेदार हैं। एक तो हिंदी माध्यम के जो प्रतियोगी हैं वो अभी भी परंपरागत तौर तरीके जो हैं अध्ययन के, उनसे अभी बाहर नहीं निकल पाए हैं। अभी भी ये समझते हैं कि 10-12 घंटे कमरे में कैद रह के पढ़ाई करने से लगातार जो कोचिंग के नोट्स हैं, वो जो बाजार में पाठ्य सामग्री उपलब्ध है, उसको लगातार पढ़ लेने से उनका काम बन जाएगा। लेकिन परीक्षा के बदलते पैटर्न में ऐसा होना मुझे मुमकिन प्रतीत नहीं होता है। वास्तव में जो आज की परीक्षा है उसकी डिमांड ये है कि 10-12 घंटे पढ़ने के बजाय कमरे पे रह के 5-6 घंटे पढ़ाई की जाए, उस पर थिंकिंग की जाए कि जो हम पढ़ रहे हैं कि क्या वो हमारे काम का है अथवा नहीं है, और अगर हमारे वो काम का है तो उसको किस प्रकार हम यूज़ करें, किस प्रकार अपना जो ज्ञान इकट्ठा कर रहे हैं उसको कैसे व्यक्त करें कि हमारे अच्छे मार्क्स आएँ। तो इसके लिए उनको अपनी लेखन शैली विकसित करने पर जोर देना होगा। मतलब पढ़ाई और लिखाई दोनों में उचित सामंजस्य बना के रखना होगा। अक्सर लोग पढ़ते रहते हैं, लिखने पे ध्यान नहीं देते हैं। और दूसरी बात, देखा ये गया है कि आजकल खासतौर से हिंदी माध्यम के अभ्यर्थी हैं तो एक दूसरे से विचारों को अपना शेयर नहीं करते हैं, अपने नोट्स चुरा के रखते हैं, एक दूसरे से मुद्दों पे डिस्कशन करने के बजाय इधर उधर की बातों पे चर्चा करते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर 2-3 लोगों का ग्रुप बनाया जाए और उनमें आपस में जितने भी महत्वपूर्ण इश्यूज हैं उन पे अगर डिस्कशन किया जाए प्रॉपर तरीके से, तो ये ज़्यादा कारगर होगा। इवन मुख्य परीक्षा ही नहीं, ये उनकी आगे चलकर साक्षात्कार में भी मदद करेगा कि उनके कम्युनिकेशन का स्किल बेहतर है कि नहीं, अपनी बात को किस तरीके से लोगों के सामने रखते हैं, किस तरीके से किसी विषय पे जो आर्गूमेंट्स हैं उनको एक साथ कंपाइल्ड वे में किस प्रकार लाते हैं। तो ये बहुत सी चीज़ें हैं जिन पे हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों को खासतौर से मेहनत करनी होगी। दूसरी बात, इधर हाल ही में ये देखा गया है कि हिंदी माध्यम में कोचिंग की बड़ी मशरूमिंग हो रही है, चाहे वो दिल्ली हो या इलाहाबाद, बहुत से कोचिंग संस्थान खड़े हो गए हैं। तो ऐसे में जब नया नया प्रतियोगी आता है तो उसके सामने किस कोचिंग संस्था में जाएं कि ना जाएं कि कहाँ जाएं, ये सब बड़े प्रश्न आते रहते हैं। तो मुझे लगता है कि इसमें ज़्यादातर प्रतियोगी भटकाव के शिकार होते हैं, गलत संस्थान का चयन कर बैठते हैं और अंततः इसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ता है। मुझे ये जान के आश्चर्य हुआ कि कुछ कोचिंग संस्थान अभी भी इस बात पे जोर दे रहे हैं कि उनके नोट्स के अलावा कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। वो ज्ञान को लिमिटेड कर दे रहे हैं कि उनके नोट्स के अलावा कहीं भी कोई ऐसी सामग्री बेहतर आपको नहीं मिलेगी जो आपको यूपीएससी की तैयारी करने में मदद करे। लोग एनसीईआरटी की और एनबीटी की पुस्तकों को या जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पब्लिकेशंस हैं उनका अल्टरनेटिव बता रहे हैं अपनी पाठ्य सामग्री को, लेकिन परीक्षा की जो बदलती प्रवृत्ति है उसको देखते हुए ऐसा लगता नहीं है कि वो अल्टरनेटिव बन पाए हैं, बल्कि उन पे ही अगर फोकस किया जाए तो ये विद्यार्थियों की जो रचनात्मकता और मौलिकता होती है उसको खत्म कर देगा। होता यह है कि ये कोचिंग संस्थान अपने नोट्स के माध्यम से बनी बनाई सामग्री परोसते हैं, कुंजियां गाइड परोसते हैं। एक तो उनका मैटर जो होता है वो स्वयं ही एथेंटिक नहीं होता है, और दूसरी बात ये है कि बनी बनाई सामग्री दे देने से बच्चे के अंदर जो रचनात्मक लेखन है, मौलिकता है, नए तरीके से सोचने का जो एक ओरिएंटेशन होता है, निर्णय क्षमता जो होती है, ये विकसित नहीं होने पाती है। आजकल कोचिंग संस्थानों का वास्तव में रोल रह गया है केवल मेंटर का, कि वो बच्चे को आए उसको बताएं ये करिए और ये ना करिए, उसको पाठ्य सामग्री देना, उसको ये बताना कि यही तुम पढ़ो, यही करो। ये इसके बजाय उनका ध्यान इस बात पे होना चाहिए कि क्या विद्यार्थी अपनी अवधारणात्मक समझ को विकसित कर पा रहा है कि नहीं, क्या विद्यार्थी जो है वो जो उसने समझ बनाई है उसको राइटिंग स्किल के माध्यम से अपने लेखन में विकसित कर पा रहा है कि नहीं, जो विद्यार्थी ने अपनी समझ विषय के ऊपर बनाई है क्या उसको वो लोगों के सामने कन्वे करने में सक्षम है कि नहीं। केवल इन 3 चीज़ों पे कोचिंग संस्थानों को ध्यान देने की ज़रूरत है, जो दुर्भाग्य से मुझे नहीं लगता है कि इस पे फोकस कर रहे हैं। मेरे अंदर ये प्रवृत्ति रही है कि मैं अपने प्रीवियस अटेम्प्ट्स में जो गलतियां करता था उनको राइट डाउन करता था और उनको इम्प्रूव करने का निरंतर प्रयास करता था। प्रथम प्रयास में दर्शन शास्त्र में मैंने क्या किया था कि मुझको कई चीज़ें समझ में नहीं आई थी, तो मैंने या तो उनको छोड़ दिया था या उनके आगे या उनको रट लिया था। लेकिन दूसरे प्रयास में हमें समझ में ये आया, प्रश्नों की प्रवृत्ति को देखते हुए, खासतौर से प्रश्न पत्रों के,
कि विषय विषय जो है, जो भी टॉपिक हैं आपके सिलेबस में, उनको पहली बात तो सबको तैयार करो। किसी को ये मत सोचो कि ये परीक्षा में नहीं आएगा, इसको छोड़ देते हैं। और दूसरी बात, उसको पहले से सरेंडर उस पर मत हो जाओ कि ये तैयार नहीं किया जा सकता है। ऐसा कुछ नहीं है आपके सिलेबस में जो तैयार ना किया जा सके। और ऐसे ही मौक़ों पे जो कोचिंग संस्थान हैं, जो अच्छे मार्गदर्शक हैं, उनकी भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। अच्छा शिव, आप अपने सफ़र के बारे में बताइए कि आप कैसे आए, आपका क्या बैकग्राउंड था, आपने कैसे एक आम लड़के से, किसी गांव से निकले हुए लड़के से एक IAS बनने तक का सफ़र तय किया। वास्तव में मैंने इंटरमीडिएट किया था साइंस बैकग्राउंड से। उसके बाद में घर वालों का और मेरा यही मानना था कि अन्य लड़कों की तरह अगर आप बायो ग्रुप से हैं तो आपको डॉक्टर बनना चाहिए, अगर मैथ्स ग्रुप से हैं तो आपको इंजीनियर बनना चाहिए। तो मैं भी PMT की तैयारी करने के लिए लखनऊ आया। तो PMT की तैयारी के दौरान मैंने ग्रेजुएशन में एडमिशन भी नहीं लिया, लेकिन उसके कुछ ही समय बाद हमें ये रियलाइज़ हुआ कि जब तक तैयारी कर रहे हैं तब तक साल बर्बाद करने से बेहतर ये है कि ग्रेजुएशन कर लिया जाए। तो उस समय तक हर यूनिवर्सिटी के फॉर्म निकल चुके थे, तो कहीं भी कोई गुंजाइश नहीं थी एडमिशन की। तो ऐसे में कानपुर यूनिवर्सिटी से मैंने करेस्पॉन्डेंस कोर्स के माध्यम से BA में एडमिशन ले लिया। उसके बाद में 1 साल PMT की तैयारी करने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ, खासतौर से मैं एक दिन गया वहाँ मेडिकल कॉलेज में, तो वहाँ देखा जो लोग MBBS कर रहे थे वो देखे कि हमसे भी ज़्यादा पढ़ रहे हैं। तो मुझे लगा कि अगर एक बार काफ़ी मेहनत करने के बाद इतनी पढ़ाई आगे भी करनी पड़े तो ऐसे करियर का चुनाव करने से फ़ायदा क्या है। तो वहाँ से मेरा जो है वो माइंड चेंज हो गया और वहाँ से मैं किसी अल्टरनेटिव की तलाश में निकल पड़ा कि और क्या रास्ते हो सकते हैं। उसी दौरान हमारे यहाँ जिलाधिकारी सीतापुर में आए थे श्री आमोद कुमार। उनकी कार्यशैली ने मुझे बहुत अधिक प्रभावित किया। तो मुझे लगा कि ये एक ऐसा करियर का विकल्प है जो मेरे लिए एक बेहतर विकल्प साबित हो सकता है। इसमें मैं अपने अंदर जो छिपी शक्तियाँ हैं, अपने अंदर जो छिपी प्रतिभा है, उसका बेहतर यूटिलाइजेशन कर सकता हूँ सिविल सेवा में जाने के द्वारा। तो उसके बाद से मैंने सोचना शुरू किया कि इसके लिए क्या करना चाहिए। तो BA 3rd ईयर में एग्ज़ाम देने के बाद मैं इलाहाबाद आ गया, लेकिन यहाँ पे आने के बाद मेरे कोई परिचित नहीं थे, कोचिंग के बारे में कोई आइडिया नहीं था। तो 1-2 कोचिंग संस्थानों में गए भी, वहाँ कुछ दिन पढ़ाई भी किए, लेकिन कुछ समझ में नहीं आया तो फिर लौट आए। उसके बाद में कुछ सीनियर्स से मिले, तो वहाँ इलाहाबाद में कल्चर है नोट्स छिपाने वाला, तो उन लोगों ने अपने नोट्स भी नहीं दिखाए। तो फिर हमने अपने आप से मेहनत की, किताबें लाए, उन पे अपने आप से नोट्स बनाने शुरू किए। लेकिन मेरे अंदर ये आदत थी कि जो भी मैं बनाता था उसको मेज पे रख देता था सामने, और जो भी आता था उसके सामने रख देता था कि यार पढ़ो, देखो कैसा लिखा है। तो इलाहाबाद में एक अच्छी आदत ये है कि लोग अगर आपका नोट्स पढ़ते हैं तो सबसे पहले उसमें कमियां ढूंढते हैं और ये कमियां बताते हैं आपको। तो जो कमियां बताते थे उनको मैं ये सोचता था कि यार क्या इन्होंने सही बताया है, और अगर वो सही बताते थे उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करते थे। तो इस दौरान मेरी राइटिंग स्किल जो है वो डेवलप हो गई लिखते लिखते। और उसके बाद में फिर 2006 PCS का पहला एग्ज़ाम दिया प्रीलिम्स का, तो उसमें हो गया सिलेक्शन। उसके बाद में लगातार प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा निकलती ही रही। और इस बार जो IAS में सिलेक्शन हुआ, इससे पहले तो PCS 2006 में मेरा हो गया था सिलेक्शन, जिला कार्यक्रम अधिकारी के पद पे मैं तैनात था। हाँ, इस बात पे भी मैं आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहूँगा कि बहुत से लोग जो है वो नौकरी करने के साथ सिविल सेवा की तैयारी करना चाहते हैं, लेकिन वो इस मिथक में पड़े रहते हैं कि यार इतना इस परीक्षा के लिए टाइम चाहिए, वो अपनी नौकरी के साथ इसको मैनेज नहीं कर पाएंगे। लेकिन वास्तव में ये एक प्रकार का मिथक ही है। हाँ, तैयारी के लिए समय निकालने में कुछ मुश्किल ज़रूर होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ऐसे लोग सफल ही नहीं होते हैं, बल्कि हकीकत तो कुछ और ही है। अगर मैं अपने बैच की बात करूँ तो यहाँ पे 70% से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो पहले से कहीं सरकारी नौकरी में थे या कहीं प्राइवेट जॉब कर रहे थे, वो उसके साथ ही तैयारी किए और अंततः सफल होकर यहाँ आए। दिक्कत समय को मैनेज करने में होती है, लेकिन उसमें अगर समय का बेहतर तरीके से प्रबंधन किया जाए, और खासतौर से जो आपके एक्सपीरियंसेस हैं जॉब के दौरान, अगर उनको आप मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार में अपने अंकों को बढ़ाने में करें अगर, तो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। जैसे इस बार के इंटरव्यू में अधिकांशतः मेरा इंटरव्यू मेरे सर्विस को लेकर के रहा, तो उस पर सवाल पूछे गए। दूसरी बात, उस पर मैं इंटरव्यू बोर्ड को सेटिस्फाई करने में सक्षम रहा। दूसरी बात, जब आप फील्ड में जॉब कर रहे होते हैं तो आपको कुछ व्यावहारिक अनुभव ऐसे होते हैं जो कि काफ़ी काम आते हैं आगे चल करके प्रशासन में भी।
और जब आप इन बातों को मुख्य परीक्षा में अपनी कॉपी में या इंटरव्यू में साक्षात्कार बोर्ड के सामने रखते हैं तो उनको लगता है कि ये कहीं ना कहीं से परिपक्व मानसिकता का व्यक्ति है जो कि प्रशासन में बेहतर कर सकता है। तो मुझे लगता है कि जो किसी गवर्नमेंट सर्विस या प्राइवेट जॉब के साथ तैयारी करना चाहते हैं उनको समय प्रबंधन पे ध्यान देना चाहिए और इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि जो उनकी लर्निंग्स हैं ड्यूरिंग जॉब उनको वो अपने मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार में अंक बढ़ाने में कैसे यूटिलाइज करते हैं। अच्छा शिव, एक चीज़ और, कई बार लोगों को लगता है कि मैं बहुत अच्छा नहीं हूँ, मेरे हाई स्कूल में 45% आए हैं या 50% आए हैं या 55% आए हैं, मैं फर्स्ट क्लास नहीं हूँ, मैं विद डिस्टिंक्शन नहीं हूँ, तो ऐसे बच्चे भी तैयारी करें या ना करें, बहुत बुद्धिमान होना ज़रूरी है क्या इस परीक्षा के लिए? देखिए, एक बात मैं एकदम साफ कर देना चाहूँगा कि इस परीक्षा के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंस की आवश्यकता नहीं होती है और ऐसे लोग अगर आते भी हैं तो देखा ये गया है कि वो असफल हो जाते हैं क्योंकि उनमें सोचने का एक ही सीधा दृष्टिकोण होता है, उनमें फ्लेक्सिबिलिटी बहुत कम होती है, अपनी ही चीज़ को वो मनवाने पे तुले होते हैं। तो ऐसे लोग एकेडमिक फील्ड में बेहतर कर सकते हैं लेकिन सिविल सेवा में बेहतर नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे फ्लेक्सिबल अप्रोच वाले व्यक्ति की आवश्यकता होती है जो तरह तरह के लोगों से अपनी रिलेशनशिप डेवलप कर सके, तरह तरह के लोगों की समस्याओं को समझ सके, उसके अनुरूप वो सॉल्व दे सके, थोड़ा प्रैग्मेटिक हो। तो इन सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है। जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंट होते हैं उनमें अक्सर इन गुणों का अभाव देखा जाता है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि वो सिलेक्ट नहीं होते हैं या उनको सिलेक्ट नहीं होना चाहिए, लेकिन ये अक्सर देखा गया है कि ऐसे लोग परीक्षा में अंतिम रूप से सफल नहीं हो पाते हैं। कुछ लोग सफल भी हो जाते हैं तो वहाँ अपनी सर्विस के दौरान प्रॉब्लम क्रिएट करते देखे गए हैं। तो मुझे ये लगता है कि सिविल सेवा परीक्षा में सफल होने के लिए औसत IQ और एवरेज एकेडमिक कैरियर अगर है तो कोई भी व्यक्ति जो है सिविल सेवा में सफल हो सकता है और मैं खुद ही इसका जीता जागता प्रमाण हूँ। मेरा एकेडमिक कैरियर औसतन 60% के आसपास रहा है, हाई स्कूल से लेकर के और MA तक। उसके बाद मैं अपने आप को एक्स्ट्रा ब्रिलियंट भी नहीं मानता हूँ। हमारी एकेडमिक एजुकेशन भी किसी बड़े IIT, IIM, दिल्ली यूनिवर्सिटी या JNU जैसे संस्थान में नहीं हुई। इवन मैंने तो प्राइवेट पढ़ाई करके तब इस परीक्षा में सफलता प्राप्त की। तो मुझे नहीं लगता है कि ये सब फैक्टर बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। मुझे एक उदाहरण याद आ रहा है, शायद मैंने कहीं किसी मैगजीन में पढ़ा था कि एक बार स्नातक 3rd डिवीज़न पास व्यक्ति ने शायद IAS की परीक्षा में टॉप किया था, फर्स्ट रैंक आई थी उनकी। तो मुझे नहीं लगता है कि मार्क्स बहुत मैटर करते हैं। दूसरी बात, हमारी परीक्षा प्रणाली जो है वो मार्क्स के ही इर्द गिर्द घूमती है, अंकीय मूल्यांकन ही करती है, जबकि UPSC जो है वो आपके ज्ञान का परीक्षण ना करके आपके संपूर्ण व्यक्तित्व का परीक्षण करता है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया। तो वो एक फैसेट हो सकता है कि आपके अच्छे अंक आए, हो सकता है उस साल आपने अच्छी तैयारी ना की हो, आपके अच्छे अंक ना आए हो। तो बहुत से फैक्टर होते हैं। मुझे लगता है कि तैयारी के लिए किसी बहुत अच्छे एकेडमिक रिकॉर्ड की कोई आवश्यकता नहीं है। ये भी संभव है कि जो आपने इस बार लिखा है वो एग्जामिनर को पसंद नहीं आया है, अगली बार आप वो लिखें, अगली बार एग्जामिनर को पसंद आ जाए, ये भी चीज़ें हो सकती हैं। हाँ, ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट में थोड़ा बहुत सब्जेक्टिविटी होती है, लेकिन अगर आपने सही चीज़ों को लिखा है, प्रैग्मेटिक सॉल्यूशन सुझाए हैं उसके लिए, तो मुझे नहीं लगता एग्जामिनर आपके मार्क्स काटेगा, क्योंकि वो भी जो कॉपी चेक कर रहा है वो भी एक रेशनल प्राणी है, वो भी इस चीज़ों को समझता है, तभी वो कॉपी चेक कर रहा है UPSC की। तो खासतौर से इलाहाबाद में बहुत बड़ी समस्या है। वहाँ के लोगों में इतनी रिजिडिटी डेवलप हो जाती है कि उनको लगता है कि जो मैं जानता हूँ वही अल्टीमेट है। अगर इस बार मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आए, इसका मतलब वो जो एग्जामिनर कॉपी हमारी चेक कर रहा था उसमें इतनी योग्यता नहीं थी कि वो मेरी योग्यता को समझ सके। और ऐसा करके वो अपनी पर्सनालिटी को किल कर लेते हैं, जो भी सुधार हो सकता है उस पर वहीं ब्रेक लगा लेते हैं। तो मुझे लगता है इस एटीट्यूड से बचना चाहिए कि एग्जामिनर को पसंद आया कि नहीं आया। अगर आपने अच्छा लिखा है तो एग्जामिनर को जरूर पसंद आएगा। और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जब मैंने अच्छा लिखा